Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में, चैप्टर नंबर 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी। अभी आपकी किताब ने सिर्फ इसको वर्क एंड एनर्जी का नाम दे दिया है, पावर नहीं दिया, लेकिन दरमियान में पावर की डिस्कशन है। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी है। सबसे पहले इसमें वर्क यानी काम की डिफिनीशन हम करते हैं कि वर्क क्या है। याद रखें, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाए, कुछ फासला तय कर दे, या एक बॉडी आ रहा है और आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक दो। एक गेंद है और आप फोर्स लगाकर उसे रोकते हैं। याद रखिए, जब आप फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्ट रोकता नहीं है, फोर्स लगाने के बाद भी वो कुछ फासला तय करने के बाद रुकेगा। अब कैच जब लेते हैं, हाथ इस तरह नहीं होता, हम फोर्स लगाते हैं, हमारा हाथ थोड़ा सा पीछे आ जाता है। तो फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी जब रुकती है तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस होता है। इन दोनों केसेस में हम कहते हैं वी हैव डन सम वर्क ऑन द बॉडी। सो व्हाट इज वर्क? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी and this force displaces the body, or this force stops the body after covering some distance. In both these cases we can say that we have done some work on the body. इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जिसको हम W से जाहिर कर सकते हैं उसमें दो चीजें होंगी, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। यही वजह है कि हम कहते हैं कि वर्क के फार्मूले में फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। याद रखें बेटा, वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जबकि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इसका मतलब है दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो स्केलर है। इसका मतलब है ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली वर्क की क्या डिफिनीशन होगी? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बॉडी। ये इसकी मैथमेटिक्स डिफिनीशन हो गई। बाज़ औक़ात क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बॉडी है और मैं एक रस्सी मैंने ली हुई है और रस्सी पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और इसी फोर्स के अंडर ये फासला तय कर रहा है, लेकिन इस तरह तो ज़ाहिर नहीं जाएगा, ज़मीन पर ये इस डायरेक्शन में फासला तय करेगा। इस केस में दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ क्या होगा? एंगल। तो बेटा इस केस में फिर वर्क का क्या फार्मूला होगा? एफ डॉट एस का मतलब ये हुआ कि फिर इस केस में एफ एस कास थीटा लगाओगे। डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला ए बी कास थीटा होता है। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो फिर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। मुझे ये बताएं, इस केस में फोर्स जो है वो एस की डायरेक्शन में नहीं है ना, उसके अपोजिट है, कुछ ना कुछ थीटा है इनके दरमियान। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर गिराएंगे, फोर्स का दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। जो कंपोनेंट थीटा के साथ होगा उसमें काज आता है और इस दूसरे में साइन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये बॉडी है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है एफ साइन थीटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ कॉस थीटा और इसी डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। जरा सोचें बेटा, एफ साइन थीटा ऊपर है, बॉडी का वेट नीचे है, ये एक दूसरे के असर को कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि बॉडी वाई डायरेक्शन में फासला नहीं तय कर रही, एक्स डायरेक्शन में तय कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर इस केस में जब एफ और एस के दरमियान एंगल होगा तो हम जनाब फोर्स का वो कंपोनेंट जो फासला तय करने पे बॉडी को मजबूर कर रहा है वो एफ नहीं है, एफ कास थीटा है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फिर इस केस में एफ की बजाय एफ कास थीटा लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। सो वर्क का फार्मूला एफ एस कास थीटा, वही फार्मूला जो ये आ गया। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कास थीटा, और जनाब आप इस तरह भी कर सकते हो कि एफ एस कास थीटा। तो जनाब मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से बन गई। इसका मतलब है कि इफ both vector f and s are having some angle then the formula will be equal to fs का। आपकी किताब में वैसे इसकी बजाय d भी है, तो आप d भी लगा सकते हो, f d cos थीटा, s भी कर सकते हो। चूंकि मैं ज़्यादातर s
का आदी हूँ तो इस वजह से मैं एस एस लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जनाब वर्क का ये फार्मूला आ जाएगा। वर्क मैंने बताया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब याद रखें वर्क जो है इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं ये ले रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ले रहा हूं उसी डायरेक्शन में फासला भी तय हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप एक बॉडी है, फोर्स उधर लगाओगे, फासला भी उधर तय होगा, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो मेरे पास जो वर्क का फार्मूला होगा एफ एस कास थीटा, तो थीटा की बजाय 0 लगाकर का 0 इज इक्वल टू 1, वर्क मेरे पास ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क और पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क है, क्योंकि कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दो, तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, यानी आप कोई भी बॉडी आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में एफ और एस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दरमियान में एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क आ जाएगा एफ एस कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो मेरे पास वर्क आ जाएगा नेगेटिव वर्क। तो ये जनाब नेगेटिव वर्क हो गया, ये जनाब पॉजिटिव वर्क हो गया। ये याद रखें कि पॉजिटिव वर्क जरूरी नहीं है जब एंगल 180 हो। जब कभी भी एंगल 0 डिग्री के इक्वल हो या 0 डिग्री से ज्यादा हो, जब कभी भी एंगल 0 डिग्री के इक्वल हो या 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 से कम हो, ये सारा का सारा वर्क पॉजिटिव होगा। ये इसका स्पेशल केस है। इसी तरीके से अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ और 180 डिग्री से कम हुआ या उसके इक्वल हुआ, कास 91 ले लो, 92, 93 जितना भी होगा 1, ये सारा माइनस में आएगा। ये जो मैंने केस लिया ये एक स्पेशल केस है अपोजिट डायरेक्शन, जब मैं एंगल 180 डिग्री ले रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं सर इस केस में एंगल 180 किस तरह हो गया, आप एक्स और वाई ले लें। बेटा ओरिजिन से ही आप वेक्टर ड्रा करोगे, तो ओरिजिन से एस जो है वो इस तरह चला गया, ओरिजिन से एफ जो है वो इस तरीके से आ गया, इनके दरमियान 180 डिग्री आ गया, एंगल तो ये 180 डिग्री हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक और केस होता है जिसको जीरो वर्क कहते हैं। सपोज फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, उनके दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री होगा, देखिए यहाँ पे एंगल 90 से कम, यहाँ पे एंगल 90 से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट 90 होगा तो वर्क का फार्मूला एफ एस कॉस 90 डिग्री आ जाएगा और cos 90 0 आएगा, वर्क मेरे पास 0 आ जाएगा। So these are special cases. What is positive work? When the angle between F and S is equal to or greater than 0 degree and less than 90 degree, then the work will be positive. For example, if both force and the displacement are in the same direction, the angle will be 0 and the work will be this positive work. If the angle between F and S is greater than 90 degree and less than or equal to 180 degree, in this case the work done on the body will be negative. For example, if we take this special case when force and the displacement are in the opposite direction, then in this case the angle will be 180, cos 180 is equal to -1, work minus आ जाएगा. Similarly, if the angle between the force and the displacement is exactly 90 degree, then cos 90 is equal to 0, the work will be 0. जनाब इसकी क्या एग्जांपल है, एक बॉडी है, बॉडी पे आप उधर फोर्स लगा रहे हो, फासला भी उधर तय हो रहा है, पॉजिटिव वर्क है। इसकी क्या एग्जांपल है, बॉडी आ रही है, आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर बॉडी को रोक रहे हो, या आप ये भी कह सकते हो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव वर्क। आप एक और काम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉडी है और उसको मैंने हवा में फेंक दिया है नीचे से ऊपर। याद रखो जब वो नीचे से ऊपर मैं फेंकूंगा तो हरकत के दौरान मैं बॉडी को जस्ट इस तरह देख रहा हूं। इसका मतलब है हरकत के दौरान मेरा फोर्स अमल नहीं कर रहा, मेरा फोर्स शुरू में अमल किया जिस तरह मैंने जस्ट फेंका, उसके बाद मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं। इसका मतलब है हरकत के दौरान अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो उसका वेट है नीचे की जानिब, वो ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन,
जनाब ये नेगेटिव वर्क की एग्जांपल हो गई। फिर इसी तरीके से अगर एक बॉडी ऊपर तक जाने के बाद फिर वापस नीचे ऊपर से नीचे आएगा, उस पर ज़मीन फोर्स लगाएगा नीचे, वो फासला भी तय करेगा नीचे, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑन द बॉडीज विल बी पॉजिटिव वर्क। ये इसकी एग्जांपल हो गई। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडीज ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, दैट वर्क इज नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्क की। तो आप इसकी ये एग्जांपल्स भी ले सकते हो। जीरो वर्क क्या है? जब दरमियान में एंगल जीरो है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बाल्टी है और उस बाल्टी पे आपने फोर्स ऊपर लगाया है, आपने ऊपर खींचा हुआ है और आपने इस तरह हाथ में पकड़कर आप घर की तरफ जा रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इस जाने में, दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो गया। याद रखें, अगर आप बाल्टी को हाथ में लेकर इस तरह जाएंगे, इन फिजिक्स यू आर डूइंग नो वर्क। फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूं, आम जुबान में नहीं। आम जुबान में तो एक बंदा बातें भी करता है, हम कहते हैं काम कर रहे हैं, काम कर रहा है वो बंदा। आम जुबान में तो एक बंदा मिसाल के तौर पर ऐसे ही बैठकर कोई लिखाई भी हम कहते हैं काम कर रहे हैं। नहीं, फिजिक्स में काम उस वक्त होगा जब फोर्स लगेगा और फोर्स के जेरे असर वो फासला तय करेगा। जब बाल्टी आपके हाथ में है तो बाल्टी फासला तो तय कर रही है, लेकिन आपके फोर्स के जेरे असर नहीं। फोर्स तो आपने ऊपर लगाया है, तो ये तो फोर्स की वजह से तो फासला तय नहीं कर रही। फिर ये फासला किस वजह से तय करे? माहौल की वजह से। जिस हाथ में बाल्टी है, जिस माहौल में ये बाल्टी है, वो माहौल जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये मार्कर लेकर, इस मार्कर पर आप इस डायरेक्शन में क्या लगाओ? फोर्स। तो जो फोर्स आपने क्या लगाया? उधर। इसने फासला तय किया उस डायरेक्शन में। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मैंने इस पर क्या कर दिया? वर्क कर दिया। लेकिन अगर मैं मार्कर को हाथ में पकड़कर इस तरह ले जाऊंगा तो इस केस में मार्कर फासला तय कर रहा है, लेकिन मेरे फोर्स की वजह से नहीं। मैंने इस पे फोर्स ऊपर लगाया है इसको गिरने से बचाने के लिए, तो मेरा फोर्स ऊपर है, ये फासला इस जानिब तय कर रहा है, दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। इन दिस केस आई एम डूइंग नो वर्क, क्योंकि वर्क उस वक्त होता है जब फासला होगा लेकिन फोर्स की वजह से होगा। मैंने जब शुरू में फोर्स लगाया तो इसने जो फासला तय किया फोर्स की वजह से तय किया, लेकिन इस केस में ये फोर्स की वजह से फासला तय नहीं कर रहा, तो इस केस में फिजिक्स में हम कहेंगे नो वर्क। याद रखें, वर्क की एक और भी शनाख्त होगी, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। वर्क उस वक्त होता है जब बॉडी की एनर्जी में चेंज आ जाए, इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहेंगे। ये एक जनरल शनाख्त हो गई। मैं जब मार्कर को इस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जा रहा हूं तो ना इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना पोटेंशियल चेंज हो रही है। एनर्जी में चेंज नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। लेकिन खैर ये मैं यहां से समझा रहा हूं, यहां की बजाय आप फिलहाल इसको देखें, एंगल की मदद से देखें। आप एक मजदूर है, क्या करता है? ईंटें उठा रहा है, वो फोर्स ऊपर लगा रहा है, ईंटें फासला ऊपर तय कर रहा है, ही इज डूइंग सम वर्क। वो ईंटें सर पे रखकर फिर हरकत कर रहा है, इन दिस केस ही इज डूइंग नो वर्क, क्योंकि उसने ईंटों पर फोर्स ऊपर लगाया है, वो फासला हॉरिजॉन्टल तय कर रही है ईंटें, दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, ही इज डूइंग नो वर्क। लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ फिजिक्स की जुबान में, आम जुबान में नहीं। ऐसा ना आपके घर में कोई मजदूर हो और ईंटें सर पे रखकर आप जा रहे हो और आप उसे कहें यार तुम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो उल्टा आपको लगाएगा कि मैं जो नहीं कर रहा हूँ वो आकर तुम चलो ना करो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि when the angle between the force and the displacement is 90 degree, in this case we can say that no work is done on the body, the work done on this case is zero। तो ये इसके कुछ जनाब स्पेशल केसेस हो गए। और इन स्पेशल केसेस के बाद मैं ये एक स्पेशल केस लूंगा। कौन सा स्पेशल केस ले लूंगा जनाब? ये वाला ले लूंगा, जब एंगल मैंने कितना लिया? जीरो लिया। तो जनाब अगर मैं वर्क ले रहा हूं, या चले मैं यहां पे कर लेता हूं, वर्क में ले रहा हूं F इंटू एस। एस आई सिस्टम में मैं एंगल 0 डिग्री ले रहा हूं, क्योंकि मैं का 0 इज इक्वल टू 1 ये वाला केस ले रहा हूं। अगर मैं फोर्स न्यूटन ले लूं, डिस्प्लेसमेंट मीटर ले लूं, तो एस आई सिस्टम में या MKS सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगी। इसका नाम पड़ गया है जॉल। साइंसदान था जिसने वर्क की डिफिनीशन की थी। आप ये नहीं कहेंगे कि द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। वर्क की यूनिट जॉल नहीं है, वर्क की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर है, उसको जॉल कहते हैं। आप कहोगे द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, इट इज कॉल्ड जॉल। या सिंपल कहोगे द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉल। देखो, द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल, द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है।
आप इस तरह भी कह सकते हो द यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज जॉल, दोनों तुम्हारी मर्जी है। इसी तरीके से जनाब अगर मैं CGS सिस्टम ले लूं, वर्क का फार्मूला होगा F इंटू एस, फोर्स की यूनिट क्या होगी जनाब CGS सिस्टम में, डाइन, फासले की सेंटीमीटर। साइंसदान था जिसका नाम था अर्ग, उसने इसको अपना नाम दे दिया। जॉल की क्या डेफिनेशन करोगे? अगर आप किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, 1 न्यूटन की वजह से वो 1 मीटर फासला तय करे इन द सेम डायरेक्शन, हम कहेंगे कि हमने बॉडी पे काम किया है 1 जॉल। सो व्हाट इज 1 जॉल? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces the body through 1 meter in the direction of force, then we can say that we have done a work of 1 joule on the body. Similarly, if a force of 1 dyne displaces a body through 1 centimeter, then the work done on the body will be equal to 1 arc. बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर मैं FPS सिस्टम ले लूं या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ले लूं और उसमें वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क की यूनिट क्या होती है? पाउंड, फासले की यूनिट क्या होती है? फुट। बेटा इसको नाम दिया गया था अर्ग, इसको नाम दिया गया है जॉल, इसको कोई नाम नहीं दिया गया, तो हम फुट इंटू पाउंड इसी तरह लगाएंगे। द वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू 1 foot इंटू पाउंड when a force of 1 pound displaces a body through 1 foot in the direction of force. So these are the units in different systems. So in SI system the unit of work is called joule, in CGS system the unit of work is called erg, in FPS system work is expressed in foot into pounds. जरा सोचिए बेटा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 raised to power 5 dynes। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 raised to power 2 सेंटीमीटर। तो 10 raised to power 5, 10 raised to power 2, 10 raised to power 7 आ जाएगा। डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर है? अर्ग के बराबर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग्स। तो जनाब इसी तरीके से आप पाउंड में फोर्स लगा दो 4.45 न्यूटन, 1 फुट बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 3.23 मीटर, वो करके आप फुट इंटू पाउंड को जॉल में भी बना सकते हो। लेकिन खैर चूंकि आपकी किताब में ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें हैं इस वजह से मैंने ये दोनों। कोई बंदा आपसे पूछता है वर्क की डायमेंशन बताओ, डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फार्मूला F इंटू एस। चलो कास थीटा भी लगा दो, फार्मूले को सिंपल कर दो, F इज इक्वल टू MA। अब क्या लगाओगे? फार्मूला लिख दिया, सेकेंड स्टेप सिंपल भी हो गया। थर्ड स्टेप MLT लगाओ। What is this? Mass. What is this? LT inverse square. What is this? L. कास की कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। ये जनाब वर्क की डायमेंशन आ गई। मेरे नोट्स के 5 स्टेप्स हैं जनाब, 5 के 5 स्टेप्स मैंने फिर पूरे कर दिए। डिफिनीशन वो भी हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म भी हो गई, स्केलर वेक्टर भी हो गया, यूनिट्स भी हो गए, डायमेंशन भी हो गए, बल्कि स्पेशल केसेस भी हो गए। सो कोई बंदा पूछता है व्हाट इज वर्क? When a force acts upon a body and this force displaces the body or stops the body after covering some distance, then we can say that we have done some work on the body. Mathematically, the work done on a body may be defined as the dot product, yeah, scalar product of the force vector acting on the body and the displacement vector of the body. If the force and the displacement are having some angle theta, then the work may be written as W is equal to Fs cos theta. ये इसकी second जो step था मेरे notes का वो हो गया। Third step में work is a scalar quantity because it can be described only by its magnitude. Units. In SI system, the work is expressed in joules. In CGS system, it is expressed in ergs. In FPS system, it is expressed in foot into pounds. The work done on a body will be 1 joule when a force of 1 Newton displaces the body through 1 meter in the direction of force. The work done on a body will be 1 erg when a force of 1 dyne displaces the body through 1 centimeter in the direction of force. The work done on a body will be 1 foot into pound when a force of 1 pound displaces the body through 1 foot in the direction of force. Mathematically 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs. Dimensions, इसकी dimensions हो गई। ये जनाब इसकी special cases हो गई। Work done will be positive when the angle between the force and displacement is greater than or equal to 0 degree and less than 90 degree.
Work done on the body will be negative when the angle between the force and the displacement is greater than 90 degree and less than or equal to 180 degree. And the work done on the body will be zero when the angle between the force and the displacement is 90 degree. तो ये इसकी कुछ स्पेशल केसेस हो गई जनाब। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था, ये मैं किसकी डिस्कशन कर रहा था? ये जनाब मैं वर्क की डिस्कशन कर रहा था। अब ये वर्क की डिस्कशन तो मैंने कर दी, लेकिन वर्क की मदद से अब हम कुछ मज़ीद चीज़ें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वर्क का फार्मूला होता है Fs cos थीटा। याद रखिए ये हम उस वक्त लगाते हैं जब कभी एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगती है। जाहिर है जब फोर्स है, अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर हम यहां पे एवरेज फोर्स लगाएंगे। एवरेज फोर्स लगाएंगे। एवरेज का मतलब है जितने फोर्सेज हैं सबको प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो। या हम एक और काम भी कर सकते हैं, मैं इस इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक बॉडी है, उस पर मैं फोर्स लगाता हूं F1, वो फासला तय करता है x1, सपोज मैं x कहता हूं, जिसकी वजह से वो इधर आकर या इतना फासला तय कर लेता है। फिर मैं फोर्स चीज ज्यादा कर लेता हूं F2, जिसकी वजह से वो x2 फासला तय कर लेता है। फिर मैं फोर्स थोड़ा सा मजीद चेंज कर लेता हूं F3, फिर वो फासला तय कर लेता है x3। तो फिर इस केस में वर्क का क्या फार्मूला होगा? हम F इंटू x1 भी ले लेंगे, F इंटू x2 भी ले लेंगे, F इंटू x3 भी ले लेंगे। यानी जितने भी हम फोर्सेस हैं सब के हम वर्क्स निकाल कर सबको हम प्लस कर देंगे। दैट इज द टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क इज द समेशन ऑफ F डॉट x कर दो, या आपकी किताब ने इसको डेल्टा x लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप डेल्टा x कर दो और वेरिएबल इज i की वैल्यू 1, 2, 3 वगैरह, तो i1 से लेकर in तक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। तो ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इस तरह भी कर सकते हो कि एवरेज लगा दो, आप यहां पे एवरेज लगा दो, ये भी सही है। अगर कांस्टेंट है तो फिर जस्ट Fs लगा दो। सो ये एक छोटे से टॉपिक का नाम था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। याद रखिए बेटा, ये जो वर्क है, अगर इस केस में मैं ग्राफ ड्रा करूं, और ग्राफ में किसके दरमियान ड्रा करूं? सपोज मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करूं, और मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, कांस्टेंट। सपोज एक बॉडी है और वो A से B तक चली जाती है, और ये जनाब ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हाइट हर जगह पर सेम है, कांस्टेंट फोर्स है। वर्क का वैसे क्या फार्मूला होता है? Fs cos थीटा। चलो मैं एंगल सेम ले रहा हूं, Fs लगा दूंगा। जनरली हम एवरेज फोर्स लगाएंगे। एवरेज का मतलब है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। अगर दो फोर्सेज हैं, जिस तरह मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, तो इनिशियल फोर्स F है, फाइनल फोर्स भी F हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 2F/2 आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा F इंटू एस। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक लगा दो। मैंने 2 F इसलिए लगाए कि एक इनिशियल फोर्स ये है, फाइनल फोर्स ये है, दोनों सेम है। एक को F कहता हूँ, दूसरे को भी F कहता हूँ। बेटा अगर इस फोर्स के नीचे जितनी जगह है, अगर मैं इस जगह का एरिया निकालूं, जरा सोचिए, ये रेक्टेंगल बन रही है। अगर मैं इस जगह का एरिया निकालूं, एरिया का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ मेरे पास S है, ब्रेड्थ मेरे पास F है, Fs। यार Fs क्या है? वर्क। इसका मतलब है एरिया बराबर होता है किसके? वर्क। तो हम एक और बात भी कर सकते हैं, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, देन एरिया अंडर द ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा will be equal to the work done on the body। ये एक MCQs है, एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ये जनाब कांस्टेंट फोर्स है। अगर आप कांस्टेंट फोर्स की बजाय मिसाल के तौर पर मैं फोर्स वेरिएबल लेता हूं, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिएबल है। सपोज फोर्स इस तरह है, यानी ग्राफ इस तरह बन रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर अगेन मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगा, तो वर्क का क्या फार्मूला होगा? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। व्हाट इज इनिशियल फोर्स? 0। फाइनल फोर्स जो यहां पे फोर्स है
सपोज उसको मैं F कहता हूँ, तो मेरे पास वर्क आ जाएगा हाफ F इंटू एस। अच्छा, इस केस में अगर मैं एरिया निकालूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ के नीचे ये जगह बन रही है, मैं इसका एरिया, जनाब अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाफ लेंथ से मुराद है फोर्स, ब्रेड्थ से मुराद है एस, अगेन हाफ एफ इंटू एस। व्हाट इज दिस? वर्क। मेरा कहने का मकसद है जो एरिया है वो वर्क के बराबर है। मेरा कहने का ये मकसद है कि चाहे ग्राफ इस तरह हो, चाहे ग्राफ इस तरह हो, जिस तरह भी ग्राफ बन जाए, ग्राफ के नीचे जितनी जगह है वो उसका एरिया निकालो, वो एरिया बराबर होगा वर्क डन ऑन द बॉडी। बिल्कुल इसी तरीके से, जबकि इस केस में बहुत सारे फोर्सेस हैं और बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो इस केस में अगर ग्राफ आएगा सो एफ इंटू एस, वो ग्राफ कुछ इस तरह टेढ़ा वेढ़ा आएगा। इस केस में भी ग्राफ के नीचे जितनी जगह है उसका एरिया निकालो तो वो एरिया बराबर होगा वर्क के। बेटा आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि ये एरिया किस तरह, ये एरिया निकाल के दो, ये एरिया निकालना मुश्किल है। रेक्टेंगल ट्राइंगल का तो आसान है, उसका मुश्किल है। आप ये परेशान ना हो कि कोई बंदा आपसे कहेगा कि एरिया निकालो, नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, देन एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट व्हाट? इट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो मेरा इस छोटे से टॉपिक का नाम था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो उसके लिए फार्मूला अगर करना चाहते हो ये लगा दो, अगर इस तरह नहीं करना चाहते, ग्राफ से निकालना चाहते हो, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो। तो ये जनाब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हो गया। तो ये जो मैंने बातें की हैं जनाब, ये मैंने आपके लिए की हैं वर्क के बारे में। इससे मेरे वर्क का टॉपिक ख़त्म हो गया और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।